नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजीत सिंह, सहायक आचार्य इतिहास विभाग, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम गुप्त वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि गुप्तकालीन इतिहास को जानने के साधन कौन कौन से हैं। तो देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मौर्यों के पतन के पश्चात नष्ट हुई भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः अर्जित किया था तथा लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक छत्र के अधीन कर शक्तिशाली विदेशी आक्रांताओं का सफलतापूर्वक मुकाबला किया और भारतीय स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखा। इस युग में भारत ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व साहित्यिक कला के क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की थी। विदेशी लेखकों द्वारा भी प्रशंसित सुखी व समृद्ध समाज की स्थापना, वृहत्तर भारत की अवधारणा की क्रियान्विति, गुण संग्राहकता, धर्म सहिष्णु इस युग की प्रमुख देन मानी जाती हैं। सांस्कृतिक उन्नति होने के कारण इस युग के विषय को जानने के लिए हमारे पास में बहुत सी सामग्री उपलब्ध है। गुप्त युग के इतिहास को जानने के लिए हमें इनमें 5 भागों में डिवाइडेड कर सकते हैं, जैसे कि साहित्यिक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत, मुद्राएं, मोहरें और स्मारक। बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में, तो देखिए इन्हें भी कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पुराणों से हमें इस युग पर बहुत ज़्यादा प्रकाश मिलता है। विष्णु पुराण, वायु पुराण व ब्राह्मण पुराण इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय माने जाते हैं। कुछ समय पूर्व तक पुराणों को प्रमाणिक नहीं माना जाता था, परंतु आधुनिक विद्वान पुराणों की ऐतिहासिकता को अब स्वीकार करने लगे हैं। पुराणों से गुप्तों के प्रारंभिक इतिहास, सीमा निर्धारण तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों के विषय में जानकारी मिलती है। फिर आते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्रों से भी गुप्तकालीन धर्म, संस्कार, स्त्रियों की दशा तथा नैतिक आदर्श के विषय में हमें ज्ञान मिलता है। गुप्त काल में संभवतः बृहस्पति, व्यास, हारित आदि स्मृतियों की रचना हुई थी। इसके बाद हम बात करते हैं काव्य एवं नाटक साहित्य की। तो देखिए, इसमें गुप्त काल में बहुत से काव्यों की, नाटकों की रचना की गई थी, उनसे हमें इस समय की जानकारी मिलती है। इसमें बात करते हैं कौमुदी महोत्सव की। इस नाटक की लेखिका वज्जिका नामक एक विदेशी महिला थी। इस नाटक से मगध की तत्कालीन स्थिति, गुप्त वंश की उत्पत्ति के विषय में नवीन जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाकवि कालिदास के द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं, उनसे भी हमें इस काल की जानकारी मिलती है, जिसमें रघुवंश व अभिज्ञान शकुंतलम महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विशाख दत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक देवीचंद्र गुप्तम, मुद्रा राक्षस, इसके लेखक विशाख दत्त थे, इससे भी हमें इस युग की जानकारी मिलती है। मृच्छकटिकम जो कि शूद्रक ने लिखी थी। इस नाटक से गुप्त काल की न्याय, दंड, विधान तथा सामाजिक स्थिति पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। वात्स्यायन द्वारा लिखी गई कामसूत्र, इससे भी हमें तत्कालीन वेशभूषा, आभूषण, सुगंधित द्रव्य, वाद्य, संगीत और जनता के मनोविनोद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक बौद्ध ग्रंथ है आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इससे भी हमें गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम जब बात करें विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में, तो देखिए इसमें फाहियान जो कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, उसने जो भारत का विवरण दिया है, उससे हमें इस समय की जानकारी प्राप्त होती है। एक सुंगयून नामक यात्री थे, इन्होंने हूण आक्रमण की जानकारी दी है गुप्त वंश के समय में, उससे पता चलता है हमें। हेनसांग वैसे तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे, लेकिन इनके लेखन से हमें गुप्त काल के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब जब हम अभिलेखीय स्रोतों के बारे में बात करते हैं, तो देखिए गुप्त वंश के इतिहास के निर्माण में उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त अभिलेखों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ये गुप्त अभिलेख शिलाओं, स्तंभों व ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण है। इनकी भाषा संस्कृत है। इनसे हमें शासकों की वंशावलियाँ, शासक तथा प्रशस्तिकार के नाम इन पर उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा गुप्त अभिलेख सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत भी माने गए हैं, यानी कि गुप्त काल में जो अभिलेख मिलते हैं, उससे हमें लगता है कि शायद तत्कालीन समय की जानकारियाँ बिल्कुल सही दी गई हैं। इसके बाद हम मुद्राओं की बात करें, तो कि ये मुद्राओं के हिसाब से ये समय वास्तव में एक स्वर्णिम युग था। सोने की मुद्राएं बहुतायत से बनाई गई हैं। इन मुद्राओं पर जो चित्र उत्कीर्ण है या जो भाषा और लिपि का इस्तेमाल किया गया है, जो धातु है, उससे हमें इस समय के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। फिर हम बात करें स्मारकों के बारे में, तो देखिए गुप्त काल में अनेक स्मारक व कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, जिससे हमें तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती हैं। यदि गुप्तकालीन स्मारकों के बारे में हम बात करें, तो देखिए इसमें जो सबसे प्रमुख है, भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नचना का पार्वती मंदिर, भीतरगांव का लाडखान मंदिर, इनसे हमें गुप्त काल से प्रारंभ हुई शिखर बनाने की परंपरा के विषय में पता चलता है। मंदिरों के अतिरिक्त गुप्त काल के अन्य जो प्रमुख स्मारक हैं, उसमें स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ, बुद्धगुप्त का गरुड़ स्तंभ, चंद्रगुप्त का मेहरौली लोह स्तंभ, ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है।
अतः स्पष्ट होता है कि गुप्त काल पर प्रकाश डालने के लिए हमें अनेक स्रोत मिलते हैं जिनके आधार पर गुप्त काल के प्रमाणिक इतिहास का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार साहित्यिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, गुप्तकालीन अभिलेख, मुद्राएं, मोहरें, स्मारक उस स्वर्णिम युग की झलक प्रदान करते हैं जो भारतीय इतिहास को विश्व के इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्रदान करती है। धन्यवाद।